जय हिंद बच्चों। हम सब कक्षा 7 की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 1 और पाठ 2 पढ़ चुके हैं। आज हम सब पाठ 3 जिसका नाम है सल्तनत का विस्तार, जिनमें से हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक है। बच्चों, हम लोग सल्तनत काल में किन किन वंशों ने शासन किया, इसको याद करने का एक ट्रिक देखेंगे। बच्चों, ट्रिक है गुलाब गुलाब खिले तो सास सास लो। बच्चों, गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सास से हो गया सैयद वंश और लो से हो गया लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया, जिनमें से पहला नाम है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो बच्चों, यदि आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे गुलाम वंश। और यदि पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला सबसे अंतिम वंश कौन था, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे लोधी वंश। तो बच्चों, इस कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। हम देखेंगे खिलजी वंश में किन किन शासकों ने शासन किया। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। बच्चों, इससे पहले हम लोग गुलाम वंश में बलबन को पढ़ चुके हैं, जिन्होंने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा को चालू किया था। जब बलबन की मृत्यु हो गई तो दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। तो खिलजी वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। बच्चों, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहाँ का था? तो अफगानिस्तान का था। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहा जाता है। खल्ज किसे कहा जाता है? तो अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल कहा जाता है। जिस प्रदेश की जलवायु गर्म है उसको हम खल्ज कहते हैं। अतः ये खिलजी या खलजी कहलाए। गर्म प्रदेशों के नाम से ही ये खिलजी कहलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। सहिष्णु अर्थात सभी धर्मों को मानने वाला, हिंसा न करने वाला शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया, अर्थात किस व्यक्ति को किस हिसाब से दंड देना चाहिए उसने नियम बनाए तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो कड़ा कहाँ है? इलाहाबाद में, एवं अवध का इक़्तिदार तथा रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन, जो इलाहाबाद का इक़्तिदार था, वह देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा, अर्थात जहाँ इलाहाबाद है, की ओर चल पड़ा। पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे, जिसका नाम है अलाउद्दीन, उसी ने कर दी। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। तो जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन ने सिंहासन प्राप्त किया। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी
इसका शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी है। बच्चों, पहले हम इतने में से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग आंसर करेंगे खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने कर दी, तो आप लोग आंसर करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन ने कर दी। अलाउद्दीन जो कि जलालुद्दीन का भतीजा था। यह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। मंगोल अर्थात चीन और मंगोलिया के प्रदेश को हम मंगोल कहते हैं। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। बच्चों, हम आगे देखेंगे। बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। जो जलालुद्दीन खिलजी उदार नीति को अपनाया था, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने त्याग कर एक कठोर नियमों को लागू कर दिया। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। जो हम आगे देखेंगे। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव कैसे हुआ। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्मगुरुओं, जिसको उलेमा कहा जाता है, का दखल पसंद नहीं था। धर्मगुरु अलाउद्दीन के शासन में दखल देते थे, जो अलाउद्दीन को पसंद नहीं था। इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। उलेमाओं की बातों को अलाउद्दीन खिलजी नहीं मानता था। अब हम देखेंगे सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को बहुत ही सुदृढ़ बनाया था। अलाउद्दीन ने एक विशाल अस्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। किसके, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। अर्थात जो सैनिक शस्त्र चलाने में कुशल, घुड़सवारी करने में कुशल था, उसी को अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना में रखते थे। सैनिकों की हुलिया का पूरा ब्यौरा रखा जाता था। सैनिकों की हुलिया कैसी रहेगी, इसका विवरण अलाउद्दीन खिलजी को पता रहता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। बच्चों, हम समझेंगे कि दाग लगाने की व्यवस्था क्या थी। बच्चों, जैसे उस समय घोड़ों को अदला बदली करने की व्यवस्था थी। अर्थात जिस शासन में अच्छे घोड़ा होता था, दूसरे लोग उसको आकर चुरा लेते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को यह पसंद नहीं था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी यह नियम लगा दिया कि सभी लोग अपने घोड़ों पर कोई निशान लगा दें, जिससे पता चलेगा कि यह घोड़ा हमारा ही है। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की और सैनिकों को नगद वेतन देने की भी प्रणाली अपनाई। वह सैनिकों को नगद वेतन देने लगा, अर्थात हर महीने या हफ्ते में या प्रत्येक दिन वेतन देने की व्यवस्था शुरू कर दी। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार कैसे था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। बच्चों, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ है गुजरात, यहाँ रणथंभौर राजस्थान में है, यहीं चित्तौड़ है, मध्य प्रदेश में उज्जैन, मांडू, यहाँ के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था। अलाउद्दीन के सेनापति
मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना के वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। मलिक काफूर को कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 रुपये में खरीद लिया था। मलिक काफूर एक हिजड़े प्रजाति का था, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। तो मलिक काफूर देवगिरी और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पास है, और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। बच्चों, मलिक काफूर देवगिरी, तेलंगाना, होयसल को तो जीत लिया था, लेकिन उनको इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वे अपने उपज का कर देंगे और उस अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में क्यों नहीं मिलाया? इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी? तुलनात्मक चर्चा कीजिए। बच्चों, ये अपना भारत, इसके ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी भारत, इसको दक्षिणी भारत कहेंगे। यहाँ है आंध्र प्रदेश, यहाँ है तेलंगाना, यही है देवगिरी जिसको मलिक काफूर ने जीत लिया था। अब हम देखेंगे अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे किया था। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। बच्चों, जैसे हम लोग अपने गांव में देखते होंगे कि जब कोई दावत होता है या कोई उत्सव होता है या किसी के घर में शादी होती है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं और कोई ना कोई बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को यही डर था कि दावत और उत्सव में जब सब लोग मिलेंगे तो कोई षड्यंत्र एवं विद्रोह न कर दें। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। मदिरापान बच्चों, जैसे आजकल प्रचलित है शराब का, उसी तरह सल्तनत काल में शराब को मदिरा कहा जाता है। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र भी रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर उन पर नज़र रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। बच्चों, हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध कैसे किया। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। बच्चों, उत्तर पश्चिम सीमा ये है अपना इंडिया, उत्तर पश्चिम ये है उत्तर पश्चिम, तो इस पर मंगोलों का आक्रमण होता रहता था। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किले की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमणों को रोकती थी। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति कैसी है। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को गज से नापने की प्रथा शुरू की। बच्चों, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि गज से नापने की प्रथा शुरू किसने की, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। 60 वर्ग गज का 1 बीघा होता था। खराज अर्थात लगान पैसों से नहीं बल्कि अनाज, जिसे खाद्यान्न कहते हैं, के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके।
बच्चों हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी बाजार पर कैसे नियंत्रण किया। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों की उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था, अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। तो बच्चों, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि निश्चित वेतन किसने लागू किया, तो आप लोग आंसर करेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने निश्चित वेतन लागू किया। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए बाजार नियंत्रण किसने लागू किया, तो इसका भी आप लोग आंसर करेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। बच्चों आगे हम देखेंगे बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए, जिनका प्रमुख सहना या अधीक्षक कहलाता था। जो कर्मचारी बाजार को नियंत्रित करते थे उसे हम अधीक्षक कहते हैं। जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम कर देता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भाव और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं करते थे। जब स्वयं राजा ही बाजार में जाकर पता करते थे कि हमारे बाजार में क्या चल रहा है, तो दुकानदार अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। गोदाम बच्चों जहाँ पर अनाज रखा जाता है उसे हम गोदाम कहते हैं। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न अर्थात खाने की वस्तु जैसे चावल, दाल इत्यादि की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। बच्चों, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। वर्तमान समय में मूल्य नियंत्रण एवं बाजार प्रबंध के लिए यह व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? यह उस समय की व्यवस्था से कितनी भिन्न व कितनी समान है, ये बच्चों क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में साहित्य व कला का विकास कैसे हुआ। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बरनी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो व बरनी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह एक दोहा है। एक गुड़ी ने यह गुड़ कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। बच्चों ये पहेली है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है? एक गुड़ी ने यह गुड़ कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। बच्चों इसका आंसर है पान। जब हम पान खाते हैं तो वह हरा होता है, लेकिन जब कोई पान खाकर थूक देता है तो वह लाल निकलता है। इसका यही आंसर है। यह है अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। उसने दिल्ली में 1000 खंभा महल का भी निर्माण करवाया। बच्चों 1000 खंभा महल का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। यह है 1000 खंभा महल। अब हम प्रमुख शब्दावलियाँ देखेंगे। उलेमा किसे कहा जाता है? तो धर्म गुरु या धर्माधिकारी, आलिम तथा शिक्षिका का यह बहुवचन है। तो धर्म गुरु या धर्माधिकारी को उलेमा कहा जाता है। खराज किसे कहा जाता है? भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला कर या टैक्स खराज कहा जाता है। घोड़ों पर दाग, घोड़ों की संख्या एवं इनकी पहचान के लिए उनकी पीठ पर दाग लगाने की परंपरा थी। हुलिया, किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा हुलिया कहा जाता है। रसद किसे कहते हैं? तो भोजन सामग्री को रसद कहा जाता है। बच्चों हम एक क्लास लाएंगे जिनमें
हम प्रमुख पाठ 1, पाठ 2 तथा पाठ 3 और इसके आगे पाठ 4, 5 इत्यादि पाठों का हम अभ्यास करवाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।